प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि 1892 का जो अभिलेख आया, जो 1892 और 1861 का जो दोनों अधिनियम आए, ये दोनों अधिनियम कहीं ना कहीं भारत की लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं दिए, बहुत सारी सुविधाएं दिए। लेकिन उसके बावजूद, जैसे कि यहाँ पे देखिए, 1892 में क्या दिया गया? प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन इससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत हो चुकी थी। इसको सही करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए एक दूसरा अधिनियम आता है, जिस अधिनियम का नाम होता है भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 ईस्वी में यह अधिनियम आता है, जिस अधिनियम का नाम दिया जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे बाद में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इन सभी तथ्यों के बारे में यहाँ पे दिया गया और हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो कह रहा, मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य, जो 1909 का सुधार है उसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य, 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। कह रहा, जो भारत में क्रांतिकारी और उग्रवाद जो बढ़ना शुरू हो गया, चूँकि क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद जन चेतना में थोड़ी सी राष्ट्रीयता की भावना कम थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब ईसाई मिशनरी भारत में प्रवेश करने लगी, शिक्षा देने लगी, लोग शिक्षित होने लगे, तो उन्हें अपने देश, अपने ऊपर चल रहे जुर्म के बारे में एहसास हुआ। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हुए तो उसमें गरम दल, नरम दल, इस तरह से उग्रवादी संगठन भी बनना शुरू हो गए और क्रांतिकारी संगठन तैयार होने लगे। जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज डरना शुरू कर दिया। जब डरना शुरू कर दिया तो उन्होंने क्या काम किया, उसे सुधारने के लिए मार्ले मिंटो ने एक सुधार लाया, जिसमें उग्रवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। ठीक। अब क्या हुआ, सरकार, इसका नियम क्या था कि इन लोगों को दूर करना था। जैसे देखिए, दूर करना, भारत के बढ़ते हुए उग्रवाद को दबा देना था, क्रांतिकारी आंदोलन को दबा देना था, जिससे ये अपना शासन निश्चिंत रूप से कर सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। अब है क्या कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो यहाँ के मूल जातियाँ थी, जो यहाँ के मूल रहने वाले थे, ठीक है, यहाँ भारत में मूल लोग जो थे, भारत के मूल, प्राचीन मूल, तो वो यहाँ के हिंद थे, यानी जिसे हिंदू कहा जाता था। तो मुस्लिम, ठीक है, आक्रमणकारी से आए थे, आक्रमण करके आए थे, लेकिन 712 ईस्वी से लेकर के मुस्लिम भारत में रहते थे, मुस्लिमों के अंदर में भारत था। तो धीरे धीरे क्या था कि उनकी एक तरह से राज सत्ता को भारत ने स्वीकार कर लिया था, और बहुत सभी मुस्लिम थे, बहुत सारे सिख थे, बहुत सारे ईसाई थे, जिससे क्या था कि एक भाईचारा था। और भाई, उसमें एक मना स्थिति ऐसी थी कि सब एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। उनमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे वो एक दूसरे के प्रति सांप्रदायिक रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन होता क्या है, सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को बढ़ा देना। सरकार ने क्या सोचा कि सांप्रदायिकता बढ़ा दें, यानी हिंदू मुस्लिम को अगर बांट देंगे धर्म के हिसाब से, तो उग्रवाद जो है, जो राष्ट्रवाद है, या क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी उग्रवादी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में जब लड़ जाएंगे तो राष्ट्रीयता की भावना खत्म हो जाएगी, बल्कि आपस में ही कटने मरने लगेंगे। कभी हिंदू मारेंगे, कभी मुस्लिम मारेंगे, और जब ये आपस में उलझे रहेंगे तो हम आराम से राज कर सकते हैं, जिसे फूट डालो राज करो की राजनीति कहते हैं। क्लियर। इस अधिनियम को तत्कालीन भारतीय सचिव, जो भारत के उस समय के सचिव थे मार्ले, तथा जो वायसराय थे मिंटो, के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया। सर अरुंडेल समिति, जो अरुंडेल की समिति थी, इसी अरुंडेल की समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में इसे पारित किया गया। कह रहा है कि इसको कब पारित किया गया, 1909 में इसे पारित किया गया। और उस समय की जो समिति थी, उस समिति की जो रिपोर्ट लगाई गई थी, सर अरुंडेल की समिति को नाम दिया गया इसका। याद रखना है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। कह रहा, विधान परिषद में जो था वो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितना, 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई। इनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। भारतीय विधान प्रांतीय विधान परिषदों मुंबई, मद्रास और बंगाल एवं उत्तर प्रदेश जो कि के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई। छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 कर दी गई। इस प्रकार व्यवस्थापिका सभाओं, केंद्रीय तथा प्रांत के सदस्य 4 प्रकार के होने लगे। पदेन सदस्य,
जैसे कि केंद्र के गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा प्रांतों के गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी के सदस्य। यानी आपसे अब एसर्शन और रीजन का जब प्रश्न आएगा तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 4 सदस्य जो थे वो 4 सदस्य कौन कौन थे। तो पहले थे पदेन सदस्य जो थे वो कहाँ के थे, केंद्र में गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य और प्रांतों के गवर्नर और उनके कार्यकारिणी के सदस्य ये प्रथम श्रेणी के थे, इन्हें पदेन सदस्य कहा जाता था। द्वितीय श्रेणी में कौन आते हैं, मनोनीत सरकारी अधिकारी जो थे, और तीसरे में आते हैं मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, और चौथा जो था निर्वाचित सदस्य थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, यथा साधारण, विशेष वर्ग एवं विशेष। ठीक, निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, जिसमें साधारण थे, वर्ग विशेष था तथा विशेष लोग थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में मार्ले मिंटो ने मोरेल को लिखा था। कह रहा है लॉर्ड मिंटो ने मोरेल को क्या लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल जो बनाया गया, यानी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और हिंदुओं के लिए अलग, ये कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता, और इस सांप्रदायिकता से उनको लग रहा था कि ये भविष्य में चल करके कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बनेगा, जो हमें बहुत दिन तक सत्ता करने में लाभ देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 40 से 50 साल तक इनकी राजनीति चलती है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये विलुप्त हो जाते हैं, यहाँ से भारत से इन्हें खदेड़ दिया जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषय पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब किया गया? 1909 में। और ऊपर जैसा कि आपने फूट डालो राज करो पढ़ा, कब किया गया? 1909 में, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया, जबकि एसपी सिन्हा, जिसे आपने पढ़ा था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आपने कल पढ़ा था, इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी किया था। यह वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे। इस बात पे कल हम लोगों ने चर्चा किया था। परीक्षा दृष्टि का जो प्रश्न होता है उसमें हम लोगों ने इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ा था। तो बात यहाँ हो रही थी कि एसपी सिन्हा जो थे, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल करने के लिए विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस प्रकार वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे, यानी एसपी सिन्हा थे। याद रखने की आपको ज़रूरत है, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार 1909 ईस्वी का अधिनियम नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था, परंतु वास्तव में इसका उद्देश्य राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना, राष्ट्रवादी जमात में फूट डालना और भारतीयों के बीच एकता न होने देना था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं विशेष सुविधाएं देकर अंग्रेज सरकार ने भारत में एकता को खंडित कर दिया। फिर भी उपरोक्त सुधार व्यवस्था बेकार न थे। भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ। संसदीय शासन की संस्थानों को स्थापित करने के पश्चात उत्तरदायी शासन की स्थापना को रोकना असंभव था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के अधिकार में वृद्धि भी महत्वपूर्ण कदम थे। ये सुधार भारत निरंकुशता या सहयोग की नीति की चरम सीमा थे। क्लियर। अब 1909 आपका ख़त्म होता है, फिर दूसरा आता है भारत सरकार अधिनियम आता है, जो कि 1919 में आता है, जिसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 1935 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, किसी वीडियो की लेंथ आपकी 20 मिनट से ऊपर नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं 10 मिनट में हमने एक को कर लिया, दूसरा भी हम 10 मिनट में कवर कर लेंगे।
भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण न कर सका। 1909 में जो भारतीयों का मांग थी कि हमें स्वशासन दे दीजिए, वो मांग पूरा ना हो सका। सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया जाना, होम रूल आंदोलन से भारतीयों में जागृत राष्ट्रीय चेतना तथा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा के मद्देनज़र तत्कालीन भारत के सचिव मॉन्टेगू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन यानी स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके पश्चात मॉन्टेगू भारत आए और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं में से शिमला में विचार विमर्श किया। अब आपसे ये पूछा जाता कि इन्होंने विचार विमर्श कहाँ किया, यानी ये समझौता कहाँ पे हुआ, तो विचार विमर्श शिमला में हुआ था। क्लियर। तदुपरांत जुलाई 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया, जिसमें प्रमुख प्रावधान अधोलिखित हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। आप जान रहे हैं कौन कौन से। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। कब किया गया? 1909 के सुधार में, याद रखिएगा। उसके बाद 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गई। भारत सचिव के सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई? तो आप कहेंगे 1919 में। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा। तथा महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया, यानी मताधिकार दिया गया। ठीक, मताधिकार महिलाओं को कब मिलता है? मत देने का अधिकार 1919 में। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई कहाँ पे? केंद्र में। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। राज्य परिषद, उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा राज्य परिषद, उच्च सदन के लोगों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। कहने के लिए बहुत छोटा प्रश्न है, जैसे कि लेखपाल इत्यादि में पूछा जा सकता है। यूपी ट्रिपल में कहने के लिए बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य परिषद के जो सदस्य होते थे उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता था? 5 वर्ष का होता था। सदस्यों की संख्या कितनी थी उच्च सदन में? तो कितनी थी? 60 थी, जिसमें से 34 नामित होते थे और जो बचते थे 34 निर्वाचित होते थे और जो बचते थे उन्हें नामित किया जाता था। ठीक है। कह रहा है केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे। ये ऐसी बात कहाँ पे लिखी गई? NCERT में लिखा गया है कि जो थे उसमें कितने 145 सदस्य थे, 145 सदस्य थे, जबकि NCERT में बताया गया कि 144 सदस्य थे। तो माफ़ करिएगा, यहाँ पे लिखा गया केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, लेकिन NCERT में ऐसा कहा गया कि 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। ठीक, दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को ही था। कह रहा दोनों की शक्तियां क्या थी? समान थी, लेकिन बजट पर जो ये लगाया गया, बजट पे स्वीकृति देने का अधिकार जो था वो किसको था? सिर्फ विधानसभा को ही था। क्लियर। 1919 ईस्वी में के एक्ट की मुख्य विशेषताएं: प्रांतों में दैत्य शासन की स्थापना करना, डायरकी कहते हैं इसे। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया था। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया: सुरक्षित विषय, रिजर्व विषय, जिससे कि राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। सुरक्षित विषय में कौन रखे गए थे? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। किसमें थे? सुरक्षित विषय में थे।
और द्वितीय था हस्तांतरित विषय जैसे कि स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। और सुरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह पर करता था और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। ये मंत्री व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों में से लिए जाते थे और इनसे आशा की जाती थी कि वे उसी के प्रति उत्तरदायी भी होंगे। यद्यपि कानूनी तौर पर उनकी नियुक्ति और पदच्युत का अधिकार गवर्नर का था, इस व्यवस्था से गवर्नर की कार्यकारिणी को दो भागों में बट गई। गवर्नर और उसकी परिषद तथा गवर्नर और भारतीय मंत्री। इससे प्रांतीय शासन के दो भाग हो गए। पहला शासन का वह भाग जिसके अधिकार में सुरक्षित विषय थे, अर्थात गवर्नर और उसकी परिषद, जो कि शासन का उत्तरदायित्वहीन भाग था। और दूसरा शासन वह भाग जिसके अधिकार में हस्तांतरित विषय थे, अर्थात गवर्नर और उसके भारतीय मंत्री, जो शासन का उत्तरदायित्वपूर्ण भाग माना जा सकता था। पहले भाग का व्यवस्थापिका सभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व न था, परंतु दूसरे भाग से आशा की जाती थी कि वह व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। शासन के इसी विभाजन के कारण इसे द्वैत शासन के नाम से पुकारा गया। 1 अप्रैल 1921 ईस्वी से द्वैत शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश और असम में भी आरंभ कर दिया गया। 1923 में बर्मा विधान परिषद और 1932 ईस्वी में जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना हुई तब इसे भी द्वैत शासन में शामिल किया गया। ज्ञातव्य है कि द्वैत शासन का जन्मदाता लियोनिल कार्टिस थे। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो द्वैत शासन के जन्मदाता कौन थे, तो आप कहेंगे लियोनिल कार्टिस थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैत शासन का वर्णन किया है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया तथा भारतीय सचिव को भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्तियों कर आधार बनाया गया। संपत्ति और कर पहली बार कब आधार बनाया गया, तो आप कहेंगे 1919 में। आगे बढ़ते हैं। तो 1919 से इतने चीज़ें थी आपकी। अब आपको पढ़ना 1935 का अधिनियम, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा दृष्टि में आपसे पूछा जाता है और आपको बताना होता है। अब आप अपने एक बार हम समय की बात कर लें, तभी आपके 17 मिनट हुए हैं, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट हमने आपसे मांगा था डेली बेस पे। अगर आप इतना देते हैं तो आपके 3 महीने जाते जाते आपको पूरा संविधान आप इस तरह से पढ़ चुके होंगे, वीडियो क्लास कर चुके होंगे और प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं। यानी संविधान से आने वाले प्रश्न आपके गलत होने की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। परीक्षा वाणी का जो प्रश्न है परीक्षा दृष्टि, तो उसे देख लेते हैं। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? आप जानते हैं 1909 में दिया गया था। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया? तो 1909 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी? भारत परिषद एक्ट या भारत परिषद अधिनियम 1909 में। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं दैत्य शासन की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। दैत्य शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस थे। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में दैत्य शासन की व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? तो आप कहेंगे लियोनिल कार्टिस थे। अभी मैंने ऊपर आपसे इस बात में चर्चा की। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के सदस्य कौन थे? सर अरुंडेल समिति थी। उसकी जो ये द्वैत शासन की असफलता की जांच समिति जो थी, सर अलेक्जेंडर मूडीमैन थे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र एवं प्रांतों के प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? तो 1919 में बंद कर दिया गया। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार 1919 में प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली
को सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तक कब लागू कर दिया गया, तो 1919 के अधिनियम में लागू कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।